हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CCI विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि प्रैक्टिस सेट के से लिया गया है, जैसे कि आपका यूथ कॉम्पिटिटिव से कुछ क्वेश्चन इंक्लूड है इसमें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है OBA में समूह होते हैं और मुख्य रूप से रेशम और ऊन को उज्ज्वल करने का काम करते हैं। OBA का परिवर्णी शब्द क्या है? क्वेश्चन है कि फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि OBA में मुक्त सल्फो समूह होते हैं और मुख्य रूप से रेशम और ऊन को उज्ज्वल करने का काम करते हैं। OBA परिवर्णी शब्द क्या है? पहला है कि ओरिएंटल ब्लीचिंग एजेंट है, B है ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट है, C है ओजोन ब्राइटनिंग एजेंट है, D है ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट है। इसका आंसर है डी, ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट है। OBA में इसका व्याख्या दिया गया है कि OBA में मुक्त सल्फो समूह होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त सल्फो समूह होते हैं और मुख्य रूप से रेशम और ऊन को उज्ज्वल करने का काम OBA का परिवर्णी शब्द है। इसका फुल फॉर्म होगा ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट। OBA का फुल फॉर्म है ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट है। इसमें बताया गया है कि जो OBA का जो मुक्त सल्फर समूह होते हैं यह रेशम और ऊन को उज्ज्वल करने का काम करते हैं और इसका जो परिवर्णी शब्द है जिसे ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं और इसे शॉर्टकट में OBA के नाम से जाने जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन पॉइंट सोर्स प्रदूषण का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? नॉन पॉइंट सोर्स प्रदूषण का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? पहला है ए ट्रांसपोर्टेशन स्पिल्स, B है लीकिंग टैंक, C है कई इस्पात कारखानों से अफवाह, D है ग्रामीण घर। डी इसका आंसर है। ये TGT झारखंड 2017 में छपाया गया क्वेश्चन है। डी है इसका ऑप्शन होगा डी, ग्रामीण घर। क्या होगा? ऑप्शन डी, ग्रामीण घर। व्याख्या है, यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं कि नॉन पॉइंटिंग सोर्स प्रदूषण का उदाहरण ट्रांसपोर्टेशन स्पिल्स, लीकिंग टैंक, कई इस्पात कारखानों से अफवाह है, जबकि ग्रामीण घर नॉन पॉइंटिंग सोर्स प्रदूषण का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि नॉन पॉइंटिंग सोर्स प्रदूषण का उदाहरण क्या नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं में है, तो यहाँ पे है कि आपका ग्रामीण जो घर है यह नॉन पॉइंटिंग सोर्स प्रदूषण का उदाहरण के अंतर्गत नहीं आता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरोसोल में पाए जाने वाले उस रासायनिक घटक को बताइए जो ओजोन परत की कमी में सहायता करता है। पहला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, B है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, C है इथाइल अल्कोहल, D है मिथाइल अल्कोहल। यह भी TGT झारखंड का है, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें व्याख्या में बताया गया है कि 20 का आंसर बताया गया है कि 20 सही है, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। एरोसोल में पाए जाने वाले वह रासायनिक घटक जो ओजोन परत की कमी में सहायता करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है कि एरोसोल में पाए जाने वह रासायनिक घटक होते हैं जो ओजोन परत की कमी में सहायता करता है। क्या है? यह एक एरोसोल एक क्या है? रासायनिक घटक है। किसमें सहायता करता है? ओजोन परत में सहायता करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका आंसर भी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह है 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। यूपीएलटी में क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन घर की आमों को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक हैं। सूर्य का भ्रमण चक्र, हवा की दिशा तथा वर्षा की गति, भूखंड की स्थिति, उपरोक्त सभी। यह भी उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। घर की आमों को प्रभावित ये सभी कारक करते हैं। सूर्य का भ्रमण चक्र कैसे किस दिशा की ओर है, हवा की दिशा तथा वर्षा की गति किस तरफ से ज़्यादा होती है, भूखंड की स्थिति क्या है, इन सभी का घर बनवाते समय ध्यान देना चाहिए। घर बनवाते समय इन सभी का ध्यान देना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश का आवागमन हो, मतलब घर में सूर्य का प्रकाश भी आ सके, और हवा दिशा जो भी है, वर्षा की गति मतलब ज़्यादा गर्म वर्षा के समय घर में पानी ना हवा इंक्लूड हो, और हवा का आवागमन हो, और भूखंड की स्थिति जो हमारी ज़मीन है उसकी स्थिति सही हो, उपरोक्त सभी है। इसका आंसर डी, इसका आंसर सही माना गया है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरी ब्रेनर का सिद्धांत है। मानववादी परिप्रेक्ष्य है, सोशियोबायोलॉजी, पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यह यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर सी है, पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत इन्होंने दिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा के समाजीकरण पर बल दिया है, तो फ्रोबेल है, प्रोफेसर बागले हैं, जॉन डेवी है, हर्बर्ट होगा। शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा के समाजीकरण पर बल दिया गया है, जिन्होंने दिए हैं, इनका आंसर होगा बी, जॉन डेवी होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के सापेक्ष क्या है, 1 टन कार्बन डाइऑक्सीजन के उत्सर्जन के सापेक्ष किसी भी दी गई अवधि में 1 टन गैस का उत्सर्जन कितनी ऊर्जा अवशोषित करेगी? इस माप के लिए दिया गया शब्द क्या है? ग्रीन हाउस पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इसका आंसर होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? यह 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के सापेक्ष किसी में दी गई अवधि 1 टन गैस का उत्सर्जन ऊर्जा अवशोषित करेगी। इसका आंसर सी सही होगा। यहाँ पे इसका व्याख्या दिया गया है। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के सापेक्ष दी गई अवधि में 1 टन गैस का उत्सर्जन कितनी ऊर्जा अवशोषित करेगी? इस माप के लिए दिया गया शब्द ग्रीन हाउस इफेक्ट बताया गया है। इसका आंसर सी सही होगा, सी सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? कैलोरी है, मीटर है, डेसिबल है, ग्राम है। इसका आंसर होगा सी, डेसिबल। यहाँ पे इसका व्याख्या देख लेते हैं कि ध्वनि प्रदूषण नापने की इकाई डेसिबल पर्यावरण प्रदूषण का एक अन्य रूप ध्वनि प्रदूषण भी है। ध्वनि प्रदूषण से आशय है कि अनावश्यक तथा अधिक शोर, प्रत्येक प्रकार की ध्वनि को शोर की श्रेणी में रखा जा सकता है, भले ही यह शोर कल कारखानों से हो रही हो, या रेलगाड़ी या अन्य वाहनों का हो, लाउड स्पीकर का हो, या रसोई घर के बर्तनों का हो। ध्वनि प्रदूषण तो ध्वनि प्रदूषण या किसी भी तरह के ध्वनि प्रदूषण हो सकते हैं। कल कारखानों से, गाड़ी वाहनों से, लाउड स्पीकरों से, रसोई घर के बर्तनों में कहीं से भी ध्वनि प्रदूषण हो सकते हैं। तो इसका जो ध्वनि प्रदूषण नापने की इकाई होती है कितने डेसिबल पे है, तो जो नापने की इकाई वह क्या है, यहाँ डेसिबल की बताया गया है इकाई को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का, प्रस्थापित आवाज़ का अधिकतम दबाव होना चाहिए। तो क्या होता है, मतलब अगर ध्वनि प्रदूषण है इसे हम नापते हैं डेसिबल से, और क्या हमारा यहाँ पे बता अधिकतम दबाव का जो आवाज़ या ध्वनि होनी चाहिए तो कितना होना चाहिए? 80 से 90, 100 से 110, 60 से 70 और 110 से 120। यहाँ पे अधिकतम की बात कहा गया है, मैक्सिमम की। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 80 से 90, लेकिन मिनिमम है कि आपका 60 क्या है, 60 या 70 से कम ही होना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं। यहाँ पे व्याख्या बताया गया है कि जो डेसिबल कितना कैसे होना चाहिए। प्रस्थापित आवाज़ का अधिकतम 80 से 90 डेसिबल होना चाहिए। विभिन्न प्रक्षेपण अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि 100 डेसिबल ध्वनि व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर 100 डेसिबल की ध्वनि है तो हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव छोड़ता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि निरंतर लंबे समय तक 85 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस तथ्य स्वर की सीमा देखिए 75 डेसिबल से 85 डेसिबल के मध्य निर्धारित की गई है। अगर आप ज़्यादा ध्वनि सुन रहे हैं तो कितना 75 से 85 डेसिबल की आप मिनिमम रेंज पे आप सुन सकते हैं। मध्य यहाँ पे बताया गया मध्य निर्धारित जो सीमा है 75 से 85 डेसिबल ध्वनि आप कानों से सुन सकते हैं। अधिक तीव्रता की जो ध्वनि होती है प्रदूषण में माना जाता है, प्रदूषण के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआं, धूल, कुहासा और वाष्प डॉट डॉट में उपस्थित हुई शुद्धियाँ है। मृदा है, वायु है, जल है। मृदा, जल, वायु। इसका आंसर सी होगा वायु। क्वेश्चन है कि धुआं, धूल, धुआं, कुहासा, वाष्प में उपस्थित अशुद्धियाँ। तो यह क्या है कि धूल, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। धूल, धुआं, कुहासा, वाष्प में उपस्थित अशुद्धियाँ क्या है? अशुद्धियाँ इसके अतिरिक्त कारखानों की चिमनियों से निकली सल्फर डाइऑक्साइड शोषण नली में जलन उत्पन्न करती तथा फेफड़ों में जाकर हानि पहुंचाती। गैस पत्तियों की नमी से साथ मिलकर SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती, जिससे क्लोरोफिल के ऊतक नष्ट हो जाते हैं। क्या है? जिससे क्लोरोफिल के ऊतक नष्ट हो जाते हैं। या वायु में क्या होता है कि वायु में धूल, धुआं और कुहासा क्या होता है? मिल जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? धूल, धुआं, कुहासा और वाष्प में उपस्थित क्या होती है? वायु के माध्यम से क्या है? अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट डॉट का अर्थ है कि एक घर में आंतरिक भाग को ताज़ा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु पर संचरित करना। क्या है? एस्पेक्ट है, वायु का आगमन है, संभावना है या म्यूरम है? इसका आंसर होगा वायु का आवागमन होगा। कि आवागमन इसलिए होगा कि यहाँ पे कि अगर आप शुद्ध वायु का अंदर प्रवेश और अशुद्ध वायु का बाहर संचालित करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो यह वायु आवागमन के अंतर्गत आता है। यही इसका अर्थ बताता है कि शुद्ध वायु का अंदर प्रवेश करना और अशुद्ध वायु का बाहर निकालना वायु का आवागमन होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि क्वेश्चन है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CPCB दर्शाता है। कॉमन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्रिटिकल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। डी है सेंट्रल पॉल्यूशन केयर बोर्ड। इसका आंसर सी होगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका अधिनियम जो है यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का प्रावधान के अंतर्गत बताया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट घटनाएं डॉट डॉट घटनाएं जब एक घटना के घटित होने वाली दूसरी घटना का संभाव्यता पर कोई प्रभाव नहीं होगा तो कौन सा घटना कहलाएगा? या समकालिक होगा, स्वतंत्रता होगा, सर्वांगीण होगा, आश्रित होगा? इसका आंसर होगा बी, स्वतंत्र होगा। यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्र घटनाएं वो घटना होती है जब एक घटना के घटित होने वाली दूसरी घटना की संभाव्यता पर कोई प्रभाव नहीं होता। यह क्या है? स्वतंत्र घटना। जैसे कोई घटना हुई है, उस घटना के अनुमानानुसार अगर हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि दूसरी घटना, एक संभावना कर सकते हैं कि दूसरी घटना हो सकती है, तो जो संभावनाएं कर रहे ऐसी घटनाएं नहीं हो रही, तो क्या है? यह स्वतंत्र घटनाओं के अंतर्गत आती है। 20 का आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेल्पलाइन नंबर शब्द का प्रयोग किया जाता है। हेल्पलाइन नंबर शब्द का प्रयोग किया जाता है तो माइटोसिस, मियोसिस, म्यूटेशन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, मियोसिस। इसका आंसर होगा बी, क्या है? मियोसिस होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IC का पूर्ण नाम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IC का पूर्ण रूप है। IEC का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक तथा कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल
एक्सपोर्ट काउंसिल, इंडियन इकोनॉमिक्स काउंसिल, इंफॉर्मेशन एजुकेशन तथा कम्युनिकेशन। इसका आंसर ए होगा, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक तथा कम्युनिकेशन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम योजना में यह होना चाहिए: प्रतिदिन का योजना, दीर्घकालीन योजना, अंशकालीन योजना या उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में 1920 में प्रथम मॉन्टेसरी स्कूल का आरंभ किया गया था। तो गिज्जू भाई ने, ताराबाई ने, रणजीत भाई ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ताराबाई ने मॉन्टेसरी स्कूल का आरंभ किया था। जो प्रथम मॉन्टेसरी स्कूल का भारतवर्ष में 1920 में लागू किया गया था, ये किसके द्वारा खोला गया था? तो ताराबाई के द्वारा खोला गया था। इसका आंसर बी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पर्स्ड डाई है। डिस्पर्स्ड डाई है तो क्या है? एसीटेट डाई है, पिगमेंट कलर्स है, रेसिस्ट डाई है। ये जो डाइस है क्या होगा? इसका आंसर ए होगा, एसीटेट डाइस होगा। एसीटेट डाई का प्रयोग मूल रूप से एसीटेट को रंगने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिस कारण इसके द्वारा नायलॉन, एसीटेट डाई के द्वारा क्या क्या बनता है? नायलॉन, पॉलिएस्टर डाई, एक्रिलिक आदि का रंगा जाता है। कौन कौन से रंग जाते हैं वस्त्र? नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक आदि रंगे जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन रंगाई, इसे रंगने की विधि है। यूनियन रंगाई, इसे रंगने की विधि रेशा है, वस्त्र है, तंतु है, तैयार कपड़ा। इसका आंसर होगा तंतु, सी इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंधक डाई मुख्यतया इनमें से प्रयुक्त होती है: रेशा, स्टोन व अम्लवाज, वायु ऑक्सीकरण। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, वायु ऑक्सीकरण। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में रोलर्स छपाई कार्य प्रारंभ हुआ था। तो 1950 में, 1960 में, 1975 में, 1985 में। इसका आंसर डी होगा, 1985 में। इसका आंसर क्या होगा? डी, 1985 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे रोलर छपाई की व्याख्या बताया गया है। रोलर छपाई का बेलन से छपाई करना का कार्य वर्ष 1985 में प्रारंभ हुआ था। छपाई प्रिंटिंग की विधियों का वर्गीकरण यहाँ पर बताया गया है। जो प्रिंटिंग यहाँ पे है ये दो प्रकार से, यहाँ हाथ के द्वारा छपाई, मशीन के द्वारा छपाई। हाथ के द्वारा में ब्लॉक प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है। मशीन के द्वारा में यहाँ 4 प्रकार के बताया गया है। रोलर छपाई है, रंग उतारने वाली छपाई, अवरोधक छपाई और डुप्लेक्स छपाई है। पहला क्या है? छपाई की 2 भाग है: हाथ द्वारा छपाई, मशीन द्वारा छपाई। हाथ द्वारा छपाई में ब्लॉक प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है। मशीन द्वारा की छपाई में क्या? रोलर छपाई, रंग उतारने वाली छपाई है, अवरोधक छपाई है, डुप्लेक्स छपाई है। यहाँ पे इसका तालिका बनाया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है तेल, मोम, लेई, गोंद। इसका आंसर होगा बी, क्या होगा? लेई। अवरोधक छपाई के लिए लेई का प्रयोग किया जाता है। रोलर्स प्रिंटिंग की एक अन्य विधि अवरोधक छपाई है। यह विधि सैद्धांतिक रूप से रंग खींचने वाली विधि के विपरीत है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाट रंजक का उदाहरण है। इंडिको, वाट रंजक का उदाहरण है इंडिको, हल्दी, काला नमक, नमक। इसका आंसर है इंडिको। वाट रंजक का उदाहरण क्या है? इंडिको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है अम्लीय रंग, रंजक, सल्फर रंजक, एंजोइक रंजक, वेट रंजक। इसका आंसर होगा सी, सल्फर रंजक। बताया गया है कि गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए सल्फर रंजक का प्रयोग किया जाता है। रंग कपास नीलन तथा कृत्रिम रेशे के अनुकूल होते हैं। गंधक रंग, धुलाई, प्रकाश, पसीना सभी के लिए पक्के होते हैं। ये महंगे भी होते हैं क्योंकि इन्हें पक्का करने की कई प्रक्रियाएं गुजरना पड़ता है। गंधक रंगों को अत्यधिक गर्म तापमान पर लगाया जाता है तथा घोल में क्षारीय माध्यम होने के कारण रेशों के भीतर भली भांति प्रवेश कर जाते हैं। इनमें मंद रंग चढ़ते हैं, जैसे नेवी, भूरा, काला रंग यहाँ पे बताया गया है। सी इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।